नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा, और वो है सीटेट दिसंबर 2025 एग्ज़ाम। और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट से सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेस्ट सेशन है। और यहीं पे प्रैक्टिस सेट आपका ये 19 है, ठीक है ना, बाय शिवानी सिंह। मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो फटाफट सभी फ्रेंड्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें तो टेंशन नहीं लेना है, ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस क्रिएट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन सही दिख रहे हैं ना, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है। ओके, क्लियर है। स्क्रीन पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भैया? कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षकों को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो कथन कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। देखो, अगर बच्चों को आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, अगर आप टीचर्स हैं, ओके, आप क्या है, टीचर्स हैं, बच्चे को आप अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे, उसे डरा के, धमका के, भय, क्रोध, तनाव, चिंता, ये सब उसमें बच्चे में पैदा कर, क्योंकि अगर आप बच्चे को नियंत्रण में रखेंगे, अगर आपने कहा बच्चे को यहाँ पे बैठो, चुप बैठो, साइलेंट बैठो, यहीं पे बैठना है वरना पिटाई करूँगा, सजा दूंगा, बाहर धूप में खड़ा कर दूंगा, इस तरह से अगर आप पनिशमेंट दोगे बच्चों को, तो बच्चे क्या फेल करेंगे यहाँ पे? तो बताओ, क्या बच्चे सही से सीख पाएंगे चीज़ें? नहीं ना। बच्चे तभी सही सीखते हैं, कह रहे हैं कि बच्चे तभी सही सीखते हैं जब शिक्षक उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो अगर आप बच्चों पर नियंत्रण रखेंगे, भय, क्रोध या फिर उन्हें गुस्सा दिलाएंगे या फिर उनके अंतर्गत चिंता पैदा करेंगे, तो बच्चा नहीं सही से चीज़ें सीख पाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा राइट होगा। देखो, अगर आप बच्चों को सम्स करा रहे हैं, सवाल करा रहे हैं और बच्चों पे बहुत ही जो मीडियम से क्वेश्चन है जो है यहाँ पे प्लस माइनस वाले, वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तब आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना है, बल्कि उसे समझना है क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं सीख पाता है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, स्क्रीन पर नेक्स्ट है, प्लैंक वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्न और संबंधों को गहराई से देखो, वर्गीकरण करना, आयताकार, ये सारी चीज़ें, और पैटर्न समझना किसी भी चीज़ का, तो ये किसके अंतर्गत आएगा भैया? ये गणितीय बुद्धि के अंतर्गत तो आएगा। अब बताओ, आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मोस्टली वो आपका आएगा पैटर्न। आप किस में करते हैं? तो पैटर्न आप मैथ्स में ही तो फॉलो करते हैं, कि मैथ्स के सवाल हैं आप कर रहे हैं और आपको पता है कि क्या क्या इसका पैटर्न है, करने का क्या रोल्स है, उसी आधार पर तो आपके अंदर तर्क गणितीय बुद्धि है। और ये सिद्धांत यहाँ पे जो है कौन देते हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि सभी जो बंदे होते हैं उनमें डिफरेंट बुद्धि होती है, ठीक है ना। शारीरिक, गतिक, संवेदनात्मक बुद्धि शारीरिक, हमारे फिजिकल से रिलेटेड होती है। अंतः व्यक्ति यहाँ जो इंटरपर्सनल, दूसरों की बुद्धि, दूसरों को समझने की बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि जो मीडिया वाले होते हैं ना, बक हर समय करते रहते हैं कि 5 मिनट के अंतर्गत आपको 100 न्यूज़ बता देते हैं टीवी पर, ठीक है ना, तो वो उनके अंतर्गत भाषाई बोलने का टैलेंट होता है भैया। अदरवाइज हम क्यों ना मीडिया में चले जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, देखो, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है भैया? ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से आए, कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी आए कंसेप्ट, लेकिन वही है जेंडर रूढ़िवादिता। अगर निरंतर टीचर्स लड़की और लड़के में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं कि देखो, लड़कों को कह रहे हैं कि बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो। अगर ये कह देगी तुम लड़की थोड़ा ही ना जो रो रहे हो, तुम लड़के हो, रोती लड़कियां हैं, लड़के नहीं रोते हैं। और यहाँ पर भी देखो क्या कहा जा रहा है कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो भैया टीचर्स आपस में क्या यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है। देखो, आपके लिए लड़का है फिर लड़की है, समान है आपके लिए दोनों स्टूडेंट्स, आपको दोनों को उसी तरह से शिक्षा प्रोवाइड करानी है बेहतर तरीके से। लेकिन आप यहाँ पर बच्चों में जो है ये
प्रतिस्पर्धा बना रहे हैं कि भैया लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, फलाना ढिमकाना, लड़के बहुत बहादुर होते हैं, सारी जो किले होते हैं दुनिया में लड़के ही पलटते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क भी लड़के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन क्या होता है? देखो, सतत और समग्र मूल्यांकन की बात करें तो हम उसे कहते हैं कि जब हम जो भी शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसका आपको अर्थ, सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम मूल्यांकन का मतलब होता है कि कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका निदान करना, आपको उपचार देना, और हम अपनी खुद की भी शिक्षण पद्धति में विचार करेंगे और उसमें भी हम यहाँ पर जिस तरीके से आप बेहतर सीख सकते हैं इस तरह की हम रणनीति अपनाएंगे। सो देखो यहाँ पे ऑप्शंस है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण में मानकीकरण करना है। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने की अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो सतत और जो समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण क्या है ये यहाँ पर बताना है। चलिए, तो पहले देखो, क्या हम बच्चों को पृथक्करण करेंगे, नामीकरण करेंगे, यही कि हम बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं और हम अब मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, फिर लिखित टेस्ट ले रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लिखित टेस्ट में उनके जो है भैया 10 में से यहाँ पे 0 मार्क्स आए, तो तब आप क्या करोगे, उन बच्चों को आप स्कूल से ही निकाल दोगे, क्लास से भी निकाल दोगे, स्कूल से भी, और उनका नाम ले लेके पूरे स्कूल में उन बच्चों को बदनाम करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे कि ये बुद्धू है, कुछ नहीं कर सकते जीवन में, ठीक है। चलिए, या फिर आप बच्चों में डर और चिंता पैदा करेंगे। अगर आप बच्चों में डर और चिंता पैदा करेंगे, बताओ क्या तब भी बच्चा सही सीख पाएगा? यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने का अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। इसलिए सेकंड और थर्ड ही हमारा आंसर राइट है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना, सतत और समग्र मूल्यांकन ये हमारे लिए हेल्प करता है सीखने सिखाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यस्मरण को? तो आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? तो कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यस्मरण को? ठीक है, तो समालोचनात्मक चिंतन का मतलब वो होता है जिसके आंसर्स हमारे डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये वर्षा कैसे होती है, तो आप कहेंगे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर के माध्यम से जो नदी होती है, समुद्र होते हैं, उनका जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, ठीक है ना, वाष्प के थ्रू वाष्पीकरण बनता है, फिर उससे बादल बनते हैं, और जब वहाँ पर बादल में ज़्यादा पानी ओके आपका हो जाता है, इस तरह से ज़्यादा भाप इकट्ठी हो जाती है, फिर वह वर्षा के रूप में बरसती है। अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस आप पूछेंगे क्या है, समालोचनात्मक चिंतन वाले हैं। ओके, तो देखो आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई? तो आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई उसका तो एक ही आंसर होगा कि भैया फलाने जो है सन में हुई। ओके, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक ही तो स्थान होगा, या फिर आप कोई भी स्थान अपने अनुसार बता सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? ये भी बता सकते हैं आप, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं। बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि सर आप जो इस पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फिर जो आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये है क्या? आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इस पर कैसे लिखा जा रहा है? तो फिर आप उसे सारी चीज़ें डीपली समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, यही समालोचनात्मक चिंतन होता है। नेक्स्ट है, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करो। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, परंतु पढ़ाई पर नहीं। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देना या फिर कहना चाहिए। सो बेस्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को समावेशन में सफल बनाने के लिए शिक्षक को, देखो समावेशन का मतलब होता है कि एक क्लास है और अगर आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन है, फर्स्ट क्लास के जितने भी बच्चे हैं एक ही कक्षा में उन्हें बैठा के शिक्षा दी जाएगी। ओके, सो ये होता है हमारा समावेशन। इसमें जो है गरीब, अमीर, आर्थिक स्थिति वाले, मंदबुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, या फिर कहें हम जो आपके
अलग अलग धर्म से रिलेटेड होते हैं, तो सभी जो विकलांग होते हैं सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देंगे हम यहाँ पे। इस चीज़ को हम नकारेंगे, ठीक है, कि इनको बाहर निकालो इधर। और जो वंचित समूह से बच्चे आए हुए हैं, यानी कि जो जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस तरह के बच्चों को भी आपको शामिल करना है। तो क्या कैसे पढ़ाएंगे बताओ? क्या आप उनके माता पिता को ट्यूशन पढ़ाने के लिए सलाह देंगे? नो। अब भैया अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए सलाह देंगे तो फिर विद्यालयों में एडमिशन क्यों कराएं बच्चों का? फिर तो ट्यूशन ही पढ़ा देंगे इनको। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। कह रहे हैं कि वंचित वर्ग से जो बच्चे आए हुए हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कल्चर्स एक्टिविटीज़ को ही बढ़ावा देना चाहिए, बाकी पढ़ाई पर फोकस नहीं करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित का मतलब क्या है? उन्हें मना करो, हटाओ उनको वहाँ से, उनको भाग नहीं लेना है पार्टिसिपेट में। जबकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को क्या करना? शामिल करना। अब देखो समावेशन है। समावेशन का मतलब स्कूल्स में 30, 35, 40 और 45 इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट्स में सब डिफरेंट बच्चे हैं और आपको उन्हें अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से ही विभिन्न पहलू उन्हें समझाने होंगे। कि जैसा मैंने कहा 3-4 बच्चे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं कि कोई बच्चा मैथ्स जल्दी सीखता है, कोई बच्चा हिंदी की पकड़ में जल्दी बेस्ट सीखता है, कोई बच्चा इंग्लिश जल्दी सीखता है और कोई बच्चा जो है यहाँ पर साइंस जल्दी सीखता है। सब डिफरेंट सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग है, पृथक्करण है, नकारात्मक भेदभाव है या फिर नामीकरण है? तो समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक, नामीकरण करना। तो समावेशी शिक्षा भी मैंने बताया है इसकी डेफिनेशन, जिसमें हम सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। वो चाहे बच्चा गरीब है, अमीर है, आर्थिक स्थिति उसकी चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य बुद्धि का हो, चाहे जड़ बुद्धि का हो, कोई भी हो, सभी चाहे विकलांग बच्चा हो, सभी को एक ही साथ में। तो हम उन बच्चों को अलग नहीं करेंगे। मानो हम पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, फिर अच्छे तरीके से नहीं बता रहे, उन्हें अलग कर दो, उन पर नकारात्मक भेदभाव क्रिएट करो, उनका नामीकरण करो, ठीक है? नहीं। सो क्या है? सभी बच्चों को हमें सहयोग देना है। ये ऑप्शन राइट है। जो बच्चा सीख रहा है उसे भी सहयोग देना है, जो बच्चा बहुत धीमे सीख रहा है उसे भी सहयोग देना है। सभी बच्चों को हमें सहयोग देना है, ठीक है ना? चलिए जी, नेक्स्ट है, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को वंचित समूह में विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? देखो, वंचित समूह का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे गरीब परिवार में पैदा होते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वो फिर सारी चीज़ों से पिछड़ जाते हैं। मानो गांव का बच्चा है, गांव का बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। और वहीं पर एक बच्चा जो है सिटी में रहता है, शहर में रहता है और उसके पेरेंट्स भी अच्छी खासी बढ़िया इनकम है, आय है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो उसे सारी चीज़ें, तो देखो कौन बच्चा आगे निकलेगा? सिटी वाला। और डाउन कौन रहेगा? जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, गांव वाला बच्चा, ठीक है? तो इसी तरह से वंचित समूह के विद्यार्थियों को हमें कैसे हैंडल करना है? एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। या फिर बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों का समूह। भैया क्या आप सभी कैटेगरी को यहाँ पे बिठाएंगे और देखेंगे इसमें से कितने बच्चे समान? तो समान बुद्धि वाले कभी कोई नहीं होते। आप बहन भाई 4 है तो आप चारों बहन भाई भी, अगर आप 4 बहन भाई है तो 4 बहन भाई आप में भी समानता नहीं है। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग समूह, जाति के आधार पर कि तुम एससी के हो, एससी के अलग हो जाओ, एसटी तुम अलग हो जाओ, ओबीसी वाले अलग हो जाए, जनरल वाले अलग हो जाए, ऐसे कैटेगरी में बांटेंगे आप बच्चों को? नो। या फिर उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। गलत। जबकि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। देखो, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। बिल्कुल, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, एक इस तरह से, इस माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर व्यक्ति भिन्नताओं को देखते हुए, उनकी क्षमताओं को देखते हुए सभी बच्चों की, कि अगर बच्चा, देखो समावेशी कक्षा में अगर बच्चा विकलांग है, दृष्टि बाधित है, देख नहीं पाता है, तो उसे ब्रेल लिपि यूज़ कराना है। इस पर से चीज़ें जो है, इस तरह की सामग्री। अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता, उसे टेप रिकॉर्डर, इस तरह से रिकॉर्डेड वाली चीज़ें सुना के आपको पढ़ाना होगा।
नेक्स्ट है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुसवर पठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, सबलीनता है। ठीक है जी। तो भैया डिस्ग्राफिया जो है ये संबंधित होता है लिखने से रिलेटेड, जब आप शुद्ध नहीं लिख पाते, अशुद्ध चीज़ें लिखते हैं। मैंने कहा आपको कि चलो यहाँ पर कुछ भी कहा मैंने कहा शर्मिक, मैंने कहा क्षत्रिय बनाना है, क्षत्रिय, और आप क्षत्रिय को कैसे बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं आप, क्षत्रिय इस तरह बनाते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ गलत है और ये राइट है। और जब आप इस तरह से अशुद्धियाँ करते हैं लिखते वक्त तो वो हमारा डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है। और डिस्कैल्कुलिया होता है मैथमेटिक्स, जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, ना समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, इसको यह दर्शाती है कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का अच्छा कौशल है। देखो ससवर पठन करने के लिए कहा जाता है तो निष्पादन बुरा होता है। माना कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये बच्चा है लिखने में भी परफेक्ट है, मैथ्स भी अच्छे सॉल्व करता है, बस क्या है कि जो चीज़ लिखी हुई है उसे सही से नहीं पढ़ पाता, तो वो होगा आपका डिसलेक्सिया। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा, पठन वैकल्य होगा, कि लिखा हुआ कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हैं। मानो मैंने कैट लिखा हुआ है और आप कैट को टैग पढ़ रहे हैं, मैंने सा लिखा हुआ है, सा को वॉच पढ़ रहे हैं, वाच को सा पढ़ रहे हैं। इस तरह आप डिफरेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक जो है यहाँ पे क्या है? रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता इनकी क्रिएटिविटी क्या है? ये बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, दूसरों की नकल जो कि तू करने की क्षमता यहाँ पर। ओके जी। तो रचनात्मक क्या है? रचनात्मकता क्या है? ओबियसली ये बताना है। तो बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, क्या हम किसी कार्य को बार बार अगर हम करेंगे, मानो किसी भी मानो मैं ही हूँ, अब एक ही पीडीएफ बनाऊँ बस मैं सीडीपी की, उसमें 10 क्वेश्चन, और बार बार मैं वही 10 क्वेश्चन पढ़ाती रहूँ 3 महीने तक आपको, तो आप क्या करेंगे? आप बोर होंगे कि नहीं होंगे? आप चैनल से भी भाग जाएंगे कि क्या है, कुछ पढ़ाते सढ़ाते नहीं है और एक ही चीज़ पढ़ाते रहते हैं। फिर लंबे गद्यांश को रटने की क्षमता दे, रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, दूसरों की नकल करो जो कि तू, कि जैसे जो कि तू इस बंदे ने नकल करी बस उसकी नकल कर ले, ठीक है, उधार हो जाएगा। नो, बल्कि बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे। एबिलिटी टू थिंक डिविजेंटली, अपसारी ढंग से सोचने की क्या है? क्षमता है। कैसे? अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। तो रचनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी। जब हम अपसारी का मतलब होता है कि हम कुछ भी यहाँ पर सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, उसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। इस तरह आप अलग अलग कैटेगरी में रखकर उसे सोच सकते हैं। ठीक है ना। समस्या आपके यहाँ पे सेंटर में है, लेकिन देखो समाधान इस तरह चारों तरफ फैला हुआ है, तो यही अपसारी ढंग है। चलिए फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम यहीं पर अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।